अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए हैं, उनकी वापसी के चंद रोज बाद ही कुछ दानश्वर जो हैं उन्होंने मशवरे देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे मशवरे जिनका जिक्र मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में कर चुकी हूँ और जिसमें लगता ऐसे है कि कहीं ना कहीं वो नवाज शरीफ साहब को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि फिर से वो कोई ऐसी गलती करें जिसमें ये तासुर मिले कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर पाक फौज के सामने आमने सामने आ गए हैं और फिर उनके फैसलों के ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जिक्र आपको याद होगा, चंद हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने सुहेल वड़ैच साहब का जिक्र किया था कि और भी लोग हैं, बहुत से कॉलम निगार हैं, बहुत से एनालिस्ट हैं जो हमें नजर आते हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं, अखबारात में कॉलम्स उनके नजर आते हैं जिसमें वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुफ्त मशवरे दे रहे हैं कि जी आप इमरान खान साहब से सुलह कर लें या उनको माफ कर दें। यानी कि किसी ऐसे बंदे से वो डिमांड कर रहे हैं कि ये भी मालूम नहीं है कि क्या वो उनके स्वाबदीद है भी या नहीं है। और दूसरी तरफ अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्ते से एक और टर्म जो है वो उनके साथ मुंसलिक की जा रही है, वो लाडला की है कि जी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं। इसमें भी कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है इस पर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज का जो व्लॉग का मकसद है वो एक इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि सुहेल वड़ैच साहब पहले तो हमें टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए नजर आते थे और ये बात करते हुए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए, उनको बड़ा दिल करना चाहिए और इमरान खान साहब को माफ कर देना चाहिए। इसी सिलसिले को लेके उन्होंने एक कॉलम्स का सिलसिला शुरू किया जो पिछले 1-2 वीक से हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ वो लिख रहे हैं और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को टारगेट करना उनका मकसद नहीं, बल्कि एक बड़े मशहूर कॉलम निगार और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और एक सीनियर सेनेटर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में उन्होंने अपने कॉलम्स में उनको बेजा तनकीद का, तंज का निशाना बनाया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर हम इरफान सिद्दीकी साहब की बात करें तो उन्होंने कभी भी ऐसी लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं की। अगर आप उनसे मिले तो बहुत ही शुस्ता और मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। अगर आप उनके अल्फाज लिखे हुए देखें तो उनके अल्फाज की खूबसूरती आपको नजर आती है और कभी भी उन्होंने किसी की जातियात पर इस तरह से बात नहीं की जो सुहेल वड़ैच साहब ने अपने कॉलम्स में की है। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम्स के जवाब में जो है उन्होंने पहले 2 कॉलम्स लिखे सुहेल वड़ैच साहब ने और उनके जवाब पहले एक कॉलम में दे चुके हैं इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन मैं जिक्र करूंगी आज के कॉलम का जिसका उन्वान है 9 मई साजिश या सियासी मामला। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने आज जंग न्यूज़पेपर में उनका ये कॉलम जो है वो शाया हुआ है और सारे कॉलम्स को पढ़ना व्लॉग में जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं है क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। इसमें मुख्तसर मैं आपको बता देती हूँ और उसके साथ साथ जो सुहेल वड़ैच साहब ने जो इरफान सिद्दीकी साहब की ज़ात पर जो हमले किए, जो अल्फाज उनके बारे में बयान किए, उनके कुछ पैराग्राफ्स का मैं जिक्र करूंगी, लेकिन आप वो उनके जो कॉलम्स है वो भी जाके पढ़ सकते हैं और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने उनका जवाब दिया है आप वो भी जो उनके कॉलम्स है वो देख सकते हैं कि उसमें कितनी जो है अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया है जो सुहेल वड़ैच साहब ने उन पे जो जिन अलकाबात से उनको नवाजा है, जो उनकी जातियात पर हमले की है। सबसे पहले बात करते हैं आज जो कॉलम लिखा है इरफान सिद्दीकी साहब ने जिसका उन्वान है 9 मई साजिश या सियासी मामला और इसका जो पहला पैराग्राफ है इसमें उन्होंने सुहेल वड़ैच साहब का जो कॉलम था जो उनका दूसरा कॉलम है देर आयत गलत आयत उसके बारे में उन्होंने ये कहा है और उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा है कि इस कॉलम का जो 90% हिस्सा है वो उनका ज़ाती हमलों, तानो-तशनी और किरदार कुशी पर जो है वो मुश्तमिल है। और उनका जो पहला कॉलम था सुहेल वड़ैच साहब का तुसी उच्चे असी कसूरी, उसमें भी उन्होंने अजीबो गरीब किस्म के जो अलकाबात हैं उनसे इरफान सिद्दीकी साहब को उन्होंने उसमें लिखा है उनके बारे में, उसका मैं जिक्र करूंगी और कुछ चंद एक जो लाइन्स हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, बाकी जो कॉलम है वो आप उनका देख सकते हैं। जो पहला कॉलम है सुहेल वड़ैच साहब का वो है तुसी उच्चे असी कसूरी, उसमें जो पहला ही पैराग्राफ है उसकी मैं चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज वो जो मुखातिब हैं उस शहर के पीरे बासफा सातुल सादसा कई जर्नलों के तालीमी मुर्शद, सेनेटर, साबिक वजीर और आजकल नून लीग के पॉलिसी साज, तर्जमान और मंशूर कमेटी के यको तनहा चेयरमैन
جناب عرفان صدیقی ہیں۔ اچھا، یہ ان کا پہلا ہی پیراگراف ہے جس میں ان کی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا اس میں ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آگے چل کے اس کالم میں وہ بات کرتے ہیں کہ صدیوں سے انسان نے یہ نہیں سیکھا کہ جنگ سے امن بہتر ہے، فاشزم سے جمہوریت بہتر ہے، گالی سے دعا بہتر ہے، مخاصمت سے مفاہمت بہتر ہے، اور انتقام لینے سے معاف کرنا کہیں بہتر ہے۔ یہ فرما رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، مخاطب کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کو۔ اچھا، یہ بات دیکھنے میں تو درست ہے کہ شروع سے ہی سب لوگ ہی اس پر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ آخر ان کو یہ بات اب ہی کیوں یاد آ رہی ہے؟ یہ ساری باتیں ان کو نواز شریف صاحب سے ہی کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب وہ سر عام ہر جگہ پر، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ملک کے اندر، ملک کے باہر، ہر کارنر پر یہ کہتے تھے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، یعنی کہ ان میں بدلے کی آگ اس حد تک تب جل رہی تھی، تب یہ سہیل وڑائچ صاحب کو یہ ساری چیزیں کیوں یاد نہیں آئیں، اور یہ لائنز تب انہوں نے کیوں نہیں لکھی، اور اس طرح کے کالمز کا جو سلسلہ ہے تب انہوں نے کیوں نہیں لکھا عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے، اور جو ان کے مشیر تھے اور جو ان کے ارد گرد تھے تب ان کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا تب یہ مناسب تھا؟ اور اب یہ سارا کچھ جو ہے اب غیر مناسب ہو گیا ہے۔ اور آگے چل کے وہ اس میں کافی کچھ لکھتے ہیں، آپ ان کا جو ہے وہ کالم وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اس میں شامل کرنا جو ہے تھوڑا وہ مشکل ہے۔ اور جو ان کا یہ پہلا کالم ہے، اس کے جواب بھی عرفان صدیقی صاحب نے دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چابی برداروں سے آپ رابطہ کریں۔ پھر اس کے جواب میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک دوسرا کالم لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ جس کا عنوان تھا دیر آئے غلط آئے۔ پھر اس میں انہوں نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا ہے کہ چابی برداروں سے رابطہ کیا جائے۔ اچھا، چابی برداروں سے جو اس میں اگر کالم آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کو اس میں واضح ہو جائے گا کہ وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، ان کا اس میں اشارہ تھا کہ ان سے رابطہ کرے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات تھیں، نواز شریف صاحب سے کیوں رابطہ نہ کیا جائے اور ان سے کیوں رابطہ کیا جائے، اور اس کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب نے کچھ سالڈ پوائنٹس لکھے ہیں، وہ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرتی ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں ریفرنس دیا ہے، یعنی کہ موازنہ کیا ہے کہ عمران خان نے غلطی کی ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی تو گجرانوالہ جلسے میں جب تقریر کی تھی تو انہوں نے بھی نام لیے تھے جرنیلز کے، اور تب بھی تو انہوں نے یہ چیز مینشن کی تھی۔ پھر آصف زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم تو 3 سال بعد تم نے تو چلے جانا ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے، اس چیز کا بھی حوالہ دیا سہیل وڑائچ صاحب نے۔ اور ان سب چیزوں کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دینا چاہیے، تو اس چیز کا انہوں نے جواب طلب کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب کا اور جو نواز شریف صاحب ہے، نواز شریف صاحب کی تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور ان کے لائنز بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جو انہوں نے لکھا ہے۔ میں نے سمن میں عرض کیا تھا کہ عمران خان کی سپاہ نے تو نہ تو رائیونٹ پہ حملہ کیا ہے، نہ ہی شریف فیملی کے خاندانی قبرستان کی ہے، یہ بے حرمتی کی ہے۔ بقول خان صاحب ان پر 100 سے زائد مقدمات دائر ہیں، کوئی ایک بھی نواز شریف نے درج نہیں کروایا۔ خود عمران خان اپنی اقتدار کا ذمہ دار نواز شریف کو نہیں، راولپنڈی کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے مختلف عدالتوں میں متعدد پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں، کسی ایک میں بھی نواز شریف کو فریق نہیں بنایا۔ وہ جانتے ہیں کہ لڑائی کس سے ہے اور معاف کر دینے کی جو صلاحیت ہے وہ کون رکھتا ہے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ عمران خان نے اگر معافی تلافی کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ پر بڑا کفل کھولنا ہے تو اس کی چابی نواز شریف نہیں، خود عمران خان کی جیب میں ہے۔ اور اگر فوج نے خود پر ہونے والے حملوں کو محض ایک سیاسی معاملہ سمجھتے ہوئے کہ فراخ دلانہ فیصلہ کرنا ہے تو اس کی چابی بھی نواز شریف نہیں، خاکی وردی والوں کی جیب میں ہے۔ اور آگے چل کے عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن کے سربراہ نے 2 روز قبل ہی کہا تھا، یعنی کہ پاک فوج کے سربراہ نے، آرمی چیف کی وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے، اور پھر اس میں سپریم کورٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کے، اور یہ انہوں نے اس میں کچھ سوال جو ہیں وہ سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے جس کا معاملہ نواز شریف سے ہے، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو معاف کر دینا چاہیے عمران خان کو۔ سہیل وڑائچ صاحب کا جو دوسرا کالم ہے دیر آئے غلط آئے، اس میں بھی انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے اور اس میں طنز کے تیر بھی چلائے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ لیڈروں کو خوشامد پرست مل جاتے ہیں جو ان کے اچھے مشوروں سے دور کر دیتے ہیں، اور انہیں صرف وہی مشورے دیے جاتے ہیں جو ان کے وقتی مفادات کے مطابق ہوتے ہیں۔ حالانکہ اچھے مشیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اصول پر مبنی مشورہ دے، مفاد پرستی نہیں، اور فوری فائدے کو بھلا کر دوراز فائدے کی بات کرے، لڑائی کی بجائے مصالحت کا مشورہ دے،
क्योंकि लड़ाई बिलाखिर दोनों फरीकों के लिए तबाहकुन होती है। तो मेरे ख्याल में जो अभी सुहेल बड़ाई साहब ने कहा है और जिस चीज़ का तंज किया है और जो मशवरा सिद्दीकी साहब अगर वो दे रहे हैं अपने लीडर को, अपने कायद को, तो वो मशवरा यकीनन यही है कि जो आप कह रहे हैं ना कि फौरी फ़ायदे की बात नहीं करनी चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है फौरी फ़ायदे के लिए तो फिर ये सबसे एक बड़ा क्या कहते हैं उसको कि बड़ा पॉपुलर ये एक इसमें स्टेटमेंट हो सकता है कि जी नवाज शरीफ साहब ने उनको माफ़ कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट से जी उनकी रिहाई के लिए या उनको माफ़ करने के लिए उन्होंने बातचीत कर ली। लेकिन इसके दूरस फ़ायदे जो हैं वो हमें मिलते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि सोसाइटी में मज़ीद बगाड़ पैदा होगा और सियासी जमातों के अंदर ये फिर एक चीज़ जो है ये इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी और ये रिवाज और रस्म बन जाएगी कि कोई भी सियासी जमात अपनी बात मनवाने के लिए इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इस मुल्क की सलामती को वो ललकारने के लिए भी तैयार हो जाए और मुसल्लह गिरोह और जत्थे तैयार कर ले जो कि अपनी बात मनवाने के लिए इस मुल्क की सलामती को भी दाव पे लगा। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि नून लीग वही कर रही है जो आप समझते हैं कि जमातों को ऐसे करना चाहिए, वक्ती फ़ायदे नहीं बल्कि दूर की बात जो है वो सोचनी चाहिए। रही बात लड़ाई की कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मफाहमत से काम लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अभी नून लीग भी तो यही कुछ कर रही है ना, वो लड़ाई की बात तो कर ही नहीं रही है, क्योंकि अगर उन्हें लड़ाई लड़नी होती तो वो आते ही वो शुरू हो जाते कि जी पहले मैं इनसे इंतकाम लूँगा, पहले ये होगा तो फिर मैं वतन वापस आऊँगा। उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और मुफ़ाहमत को ही लेकर वो आगे चल रहे हैं कि जो मामला हमारे साथ नहीं है, जिनके साथ उनके मामलात हैं, वो उनको माफ़ करना चाहें माफ़ कर दें। अगर वो उनको सज़ा देना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने किया और जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई, तो वो भी उस इदारे की सवाबदीद है, वो जो मर्ज़ी कर लें। तो सिद्दीकी साहब ने जो जवाब है, मैं उससे एग्री करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के पास उस चीज़ की चाबी नहीं है। वो या तो फिर इमरान खान साहब के पास खुद मौजूद है या फिर उस इदारे से राब्ता करें, जिनकी सवाबदीद है उनको माफ़ करना या उनको सज़ा देना। तो नवाज़ शरीफ को इसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी कहा था कि इस तरह की ही जो दानश्वर होते हैं, बाज़ औक़ात गलतियाँ करवाते हैं और इमोशनल करने की कोशिश करते हैं कि देखिए आप ये करेंगे तो जी बड़ा पॉपुलर ही आपका बयानिया हो जाएगा। मैंने उस वक्त भी उसी व्लॉग में कहा था कि नवाज शरीफ साहब को इस बयानिए को अपनाने की जरूरत नहीं है, इस बात पे अमल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले करके देख चुके हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा खामोशी बेहतर है, मुफाहमत बेहतर है और आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है उसकी बात करें, वक्ती तौर पे जो फायदा है उसको आप नजरअंदाज कर दें। इन कॉलम्स को पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो इसमें पूरा डिटेल से पढ़ नहीं सकी टाइम की किल्लत की वजह से, क्योंकि व्लॉग फिर इसमें कम से कम आधे घंटे का होना था। तो आप इसको पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कितने मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू की है। कुछ सवालात उन्होंने उठाए हैं, उन सवालात का जवाब देना भी ज़रूरी है और उसके बगैर ये बिल्कुल एक बहस बराए बहस की बात रह जाती है। सिद्दीकी साहब देखिए एक सीनियर अब सेनेटर भी हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का एक फेस भी हैं और वो जो भी बात करते हैं बहुत नपे तुले अंदाज में वो करते हैं, बोलते भी उसी तरह से हैं और लिखते भी उसी तरह से हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम इन तमाम कॉलम्स का अगर एनालाइज करें, इनको इन पे तज्जिया करें इस पे, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने जो सुहेल बड़ाई साहब है उनको डूबने से बचा लिया। अभी आप लोग कह रहे हैं कि डूबने से किस तरह से बचा लिया, वो इस तरह से कि देखिए जब इंसान कुछ ऐसी बात करता है जिसका एक अपना एक वेट होता है, सोसाइटी समझती है कि ये बड़े हमारे दानश्वर हैं और वो कुछ ऐसी लूज टॉक करें, किसी की जातियात पे बात करें और वो सब बातें कल को गलत भी साबित हो जाएं, तो फिर इंसान यही कहता है कि जैसे कि मुझे वो जगह नहीं मिल रही, मुझे वो चुल्लू भर पानी ला दे, मैं उसमें डूब के कहीं मर जाऊं। जब जब इंसान को इज्जत अपनी बहुत ज्यादा अजीज होती है, ये उसी इंसान के लिए होती है। उन्होंने बात खत्म करने की कोशिश की है उनका, अगर हम आज का कॉलम पढ़े तो उन्होंने ये कहा है कि हमें इस तरह की गैर हासिल गुफ्तगू जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई दलाइल है तो दलाइल से हमें बात करनी चाहिए और एक सीरियस गुफ्तगू करनी चाहिए। और मेरा तो ख्याल है उनको बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो उनसे सीनियर भी हैं और उन्होंने उन्हीं के टोन में बात नहीं की है, अपने बड़ेपन का इसमें सबूत दिया है। कोई भी जो इस कॉलम को पढ़ेगा, इन कॉलम्स को पढ़ेगा, तो उसके ज़हन में ज़रूर आएगी कि सुहेल बड़ाई साहब अगर ये समझते हैं कि वो गलत मशवरे देते हैं और ये अच्छा मशवरा दे रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, तो सोचने की बात यह है कि मशवरा अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देना है और जो आप निशाना बना रहे हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब की साथ को बना रहे हैं, उनकी साथियात पर बात कर रहे हैं। अगर आपने मशवरा देना है, जैसे हम भी बहुत से व्लॉग्स में कह देते हैं कि जी पीटीआई को ये करना चाहिए, इमरान खान को ये करना चाहिए या सरदारी साहब को ये करना चाहिए, तो अगर आपने मशवरा देना है तो आप अपने कॉलम में मुखातिब कर सकते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये करना चाहिए।
تو جو آپ نے ان کی ذاتیات پر حملہ کیا عرفان صدیقی صاحب کے، وہاں سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ کا کوئی پرسنل ان کے ساتھ ہے، یا کچھ ایسی چیز ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، کچھ ایسی چیزیں ہیں شاید آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا اتنا اندر سے بڑھاس جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں اسی پر ہی بات کرنی تھی، کیونکہ یہ 3 کالمز اب تک آ چکے ہیں اور ان کے جواب بھی ان کو مل چکے ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ رک جائے، کیونکہ جو جن کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپینین میکر ہیں سوسائٹی میں، ان کا ایک ہے، لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ اپنے سے سینئرز کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں اور ان کو تانے دیں اور ان پہ طنز کے تیر برسائیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کا اپنا بھرم ہے اور آپ کی اپنی رسپیکٹ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سینئرز ہیں ان کو اپنے اگر کوئی پرسنل اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہ اس طرح سے بات کریں، اس طرح سے کالمز میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مناسب بات نہیں ہے، اس سے آپ کی ہی شان میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ واقعہ ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔